हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 फाइनली हमारा देश आज़ाद हो गया। हमने किताबों में पढ़ा है कि गांधी जी के नॉन वायलेंस से अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए, बट जरा सोच के देखो कि जिसने 200 साल राज किया वो नॉन वायलेंस से देश छोड़ देगा? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। हमारे देश को आज़ादी मिली, इसमें काफी बड़ा हाथ था उस इंसान का जिसने अंग्रेजों को कई बार चकमा दिया, कई बार रूप भेष बदल के अलग अलग देश गए, वहां जाकर अपनी आर्मी तैयार करी और सभी देशों से मदद मांगी अंग्रेजों को बाहर फेंकने में। वो इंसान जिन्होंने देश को एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे, जब देश आज़ाद हो गया तब तक लोगों को पता नहीं था कि इन्होंने अंग्रेजों को बाहर फेंकने के लिए कितनी कमाल की चीजें करी। तो आइए आज की वीडियो में हम नेताजी के उन्हीं संघर्ष, उन्हीं कमाल की चीजों को और उनकी बायोग्राफी समझते हैं। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में एक बंगाली फैमिली में जन्म हुआ सुभाष चंद्र बोस का। बचपन से ही वो स्टडीज में ब्रिलियंट थे और साल 1919 में उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी क्लियर किया, लेकिन उनके मन में कुछ और था। उन्हें अंग्रेजों की नौकरी नहीं, देश की आज़ादी चाहिए थी। इसलिए सिर्फ 2 साल जॉब करके 1921 में उन्होंने ICS के जॉब से रिजाइन कर दिया और शुरू किया आज़ादी का संघर्ष। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ऑल्दो वो कांग्रेस का हिस्सा जरूर थे, पर उनकी और गांधी की सोच बहुत अलग थी। गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे और बॉस आर्म्ड रेवोल्यूशन में। साल 1938 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन गांधी और नेहरू के प्रेशर की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। और कहानी की असली शुरुआत होती है यहीं से। रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, द फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि बॉस चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 का यूज किया जाए अंग्रेजों को भगाने के लिए। जुलाई 1940 में वो कलकत्ता में एक रैली लीड कर रहे थे, तभी उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने जेल में ही हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया, रिलीज मी और आई रिफ्यूज टू लीव, जिसके चलते वो बीमार पड़ गए। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें हाउस अरेस्ट पर रखा। ब्रिटिशर्स का प्लान था कि इनके ठीक होते ही इन्हें वापस जेल में डाल देंगे, पर नेताजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो जर्मनी जाएंगे और जर्मन से हेल्प मांगेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। पर सवाल ये था कि जर्मनी जाए कैसे जाए। तब सुभाष जी को पता लगता है कि अफगानिस्तान के जरिए सोवियत यूनियन से जर्मनी जा सकते हैं। 16 जनवरी 1941 को रात के करीब 2 बजे वो एक इंश्योरेंस एजेंट का गेटअप लेते हैं और अपना नाम मोहम्मद जियाउद्दीन बताते हैं। वो रूप और नाम बदलकर घर से निकलते हैं और सुबह धनबाद पहुंचते हैं और यहाँ एक दिन रुककर अगले दिन ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ से ट्रेन बदलकर पेशावर के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। पेशावर पहुंचते ही अब इन्हें ब्रिटिश बॉर्डर को पार करना था और इसके लिए इन्हें अफगानिस्तान पहुंचना था। इसीलिए वो एक बार फिर भेष बदलते हैं और इस बार बनते हैं बहरा गूंगा पठान। और तेरा नाम क्या है? जियाउद्दीन खान। चुप कर, वो खुद बोलेगा अपना नाम। गूंगा है क्या वो? गूंगा। बहरा गूंगा बनने का रीजन था कि बॉस को पोस्तो भाषा नहीं आती थी और इस तरह वो बॉर्डर पार करके काबुल पहुंचते हैं। नेताजी को कलकत्ता से काबुल पहुंचने में 15 दिन का समय लगा। फिर इसके बाद 10 मार्च 1941 को नेताजी एक इटालियन पासपोर्ट बनवाते हैं और इस बार फिर उन्होंने आइडेंटिटी और नेम बदल लिया। इस बार वो इटालियन बने जिनका नाम ऑरलैंडो मोज़रोटा था। वो अपनी इटालियन आइडेंटिटी के साथ पहुंचते हैं मॉस्को और वहां से ट्रेन पकड़ के पहुंचते हैं जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में। जर्मनी आने के 3 मकसद थे। पहला, हिटलर से मदद मांगना। दूसरा, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना। तीसरा, अपनी आर्मी तैयार करना। फिर इसके बाद वो जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं। इस सेंटर में हुई पहली मीटिंग में 6 बड़े डिसीजंस लिए गए, जैसे कि ये पूरे मूवमेंट का नेम होगा आजाद हिंद, नेशनल एंथम जन गण मन होगा, एम्बलम ट्राई कलर में होगा। सभी लोग एक दूसरे को जय हिंद करके ग्रीट करेंगे और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल दिया जाएगा।
फिर इसके बाद 19 फेब 1942 को नेताजी अपनी इटालियन आइडेंटिटी छोड़ अपना असली नाम रिवील करते हैं। वो आजाद हिंद रेडियो प्रोग्राम शुरू करते हैं जहां वो अपना पहला संदेश देते हैं कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग जारी रखें, बहुत जल्द एक्सिस पावर हमारा साथ देंगी। और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। नेताजी यहाँ पर अपनी आर्मी भी तैयार कर रहे थे जिसे इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया गया, पर कुछ वैलिडेशन की वजह से इसका नेम इंडियन लीजन रखा गया। इस आर्मी को 5000 लोगों ने ज्वाइन किया था जो एक वॉर प्रिजनर्स थे, ऐसे लोग जिन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। फिर आता है वो दिन 29 मई 1942 जब नेताजी पहली बार अडोल्फ हिटलर से मिलते हैं। उनका उद्देश्य सिंपल था कि हिटलर से हेल्प मांगे ताकि एक्सेस पावर का यूज करके अंग्रेजों को देश से निकाला जाए, बट हिटलर को इंडियन की हेल्प करने में कोई फायदा नहीं दिखता और वहाँ बात नहीं बनती, इसीलिए वो अब रुख करते हैं जापान का। फरवरी 1942 में जापान सिंगापुर में ब्रिटिशर्स को हरा देता है और उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। करीब 40,000 इंडियंस थे जो ब्रिटिशर्स की ओर से लड़ रहे थे, वो अब जापान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए थे। यहाँ नेताजी को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि क्यों ना उन 40,000 इंडियन को अपनी आर्मी में जोड़ा जाए। 8 फरवरी 1942 को नेताजी एक बार फिर भेष बदल कर जर्मनी छोड़ के निकल पड़ते हैं जापान की तरफ। इस बार वो पानी के जरिए जर्मन सबमरीन में बैठते हैं। फिर इसके बाद वो मेडागास्कर की कोस्ट पर सबमरीन बदलते हैं और यहाँ वो जापानीज सबमरीन में बैठते हैं। फिर इसके बाद वो पहुँचते हैं सिंगापुर और वहाँ से ये फ्लाइट पकड़ के पहुँचते हैं जापान। जर्मनी से जापान पहुँचने में नेताजी को 3 महीनों का समय लगा। यहाँ वो जापान के पीएम से 2 बार मिलते हैं। सिर्फ 2 मुलाकात में ही जापानीज पीएम टोजो इंडिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेताजी के वैसे ही बहुत कम ओरिजिनल वीडियोस अवेलेबल है और इनमें से ये एक वीडियो है जो आप अभी देखोगे। India and Japan have in the past been bound by the cultural ties which are about 20 centuries old. 2 जुलाई 1943 को नेताजी सिंगापुर पहुंचते हैं और वहां फूल मालाओं से इनका जोरदार स्वागत होता है। इस टाइम सिंगापुर में आईएनए में करीब 15,000 सैनिक थे। फिर वो वहां पर कई समय तक ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। आजाद हिंद रेडियो से लोगों में आजादी की आग जगा के रखते हैं। फिर दिसंबर 1943 में जापानीज आर्मी अंडमान निकोबार से अंग्रेजों को भगाने में कामयाब होते हैं और ये पहली टेरिटरी बनी जो ब्रिटिश से आजाद हो गई थी और जापानीज सरकार इस टेरिटरी का कंट्रोल नेताजी को दे देते हैं। इस आइलैंड के बाद नेताजी का अगला टारगेट होता है कोहिमा और इम्फाल को कैप्चर करना। मार्च 1944 में करीब 1 लाख आईएनए जापानीज सोल्जर्स और अंग्रेजों के बीच वॉर होती है। ये वॉर करीब 4.5 महीने चलती है, बट मई के महीने में बारिश जल्दी आने से राशन और फूड सप्लाई ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो गया और कीचड़ में लड़ना बहुत मुश्किल था। इसीलिए आईएनए के सोल्जर्स रिट्रीट करते हैं और वापस बर्मा आते हैं। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था। जापान ने सरेंडर कर दिया था। यहाँ नेताजी के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई थी क्योंकि जापान हार गया था। अब वो आईएनए की मदद और नहीं कर सकता था, इसलिए नेताजी अब अपना बेस सोवियत यूनियन में शिफ्ट करना चाहते थे ताकि आजादी की लड़ाई बरकरार रहे। 17 अगस्त 1945 को ये टोक्यो जाने के लिए वियतनाम से प्लेन में बैठते हैं। ये प्लेन वियतनाम से ताइवान, ताइवान से मंचूरिया और वहाँ से टोक्यो लैंड करेगा। जैसे ही प्लेन 18 अगस्त को ताइवान से टेक ऑफ करता है, वैसे ही इसमें एक जोर का धमाका होता है और प्लेन थोड़ी दूर जाके क्रैश हो जाता है। नेताजी को पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेताजी बच नहीं पाते हैं। नेताजी के प्लेन क्रैश की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत इसे कंफर्म कर दिया कि नेताजी अब नहीं रहे। नेताजी के गुजर जाने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि आईएनए ज्यादातर नेताजी के लीडरशिप पर डिपेंड करती थी। जापान ने सरेंडर कर दिया था और बिना उनके मदद के आईएनए के पास रिसोर्सेज और सपोर्ट नहीं था। आईएनए के सैनिक ब्रिटिश के कब्जे में आ गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। 1945 के बाद रेड फोर्ट में आईएनए के ऑफिसर्स के ऊपर ट्रायल चलाया गया, जिसे हम आईएनए ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि आईएनए के सोल्जर्स एक देशद्रोही हैं,
बल्कि जब लोगों को पता चला कि वो एक देशद्रोही नहीं, एक आर्मी के सोल्जर्स है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो पूरे देश के लोगों में गुस्से की आग भर गई। ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि अब भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल है। नेवी और एयरफोर्स के इंडियन सोल्जर्स भी बगावत करने लगे थे। ये वही पल था जब आज़ादी का आंदोलन अपने शिखर पर था और इस दफा ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना उनके बस की बात नहीं। आज़ादी के बाद भी एक समय आया जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने खुद माना कि गांधी जी का इम्पैक्ट लिमिटेड था। उन्होंने कहा कि असल में सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आज भी हर देशभक्त के दिल में है। उनका नाम, उनकी सोच, उनकी कुर्बानी हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। जय हिंद। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री कम बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।